हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 21 जनवरी 2022 का सीटेट का पेपर कराएंगे और इसमें हिंदी का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और ये पेपर 1 to 5 के लिए है, प्राइमरी के लिए। तो हिंदी का पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। यहाँ पूछा है कि किस भाषा में देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए जब बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर कोई अन्वेषण या फिर कोई खेल खेल रहे हैं, तो उस टाइम जो अन्वेषण देना चाहिए वो कैसा देना चाहिए। ऑप्शन देखें, बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में, विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में, शिक्षक की भाषा या अन्वेषण के माध्यम में। तो यहाँ बच्चों को सबसे पहले बच्चों की मातृभाषा को महत्वता दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। बच्चों को अगर अन्वेषण दें, चाहे गतिविधि करते टाइम या फिर खेलते टाइम, तो हमें बच्चों की जो मातृभाषा है उसमें अन्वेषण देना चाहिए और उनको ये स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। हमें यहाँ नेगेटिव देखना है, नहीं पूछा है। कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे, अगर बच्चों को कविता, गीत या मंत्र सिखाए जाएं तो बच्चे इनसे कैसे प्रभावित होते हैं। शब्द एवं वाक्य की संरचना रटते हैं। याद रखें, हमें नहीं पूछा है, नेगेटिव आंसर देना है। शब्द एवं वाक्य की संरचना रटते हैं, उच्चारण का अभ्यास करते हैं। अगर कविता, गीत एवं मंत्र पढ़ाए जाएं तो उच्चारण का अभ्यास करते हैं। ऑप्शन 3 है, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, शब्द संपदा बढ़ाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। अगर बच्चों को कविता, गीत एवं मंत्र सिखाए जाएं तो इससे बच्चा यहाँ नेगेटिव पूछा है तो ये तीनों सही हो जाएंगे। जैसे कि शब्द एवं वाक्य की संरचना रटते हैं, जैसे कि आप बच्चों को आपने गीत पढ़ाए होंगे और कविता पढ़ाई होंगी तो बच्चे क्या करते हैं, कविता और गीत एक लय में गाने लगते हैं, मतलब वो उनको क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। उच्चारण का अभ्यास करते हैं, जैसे बच्चों को इमला सिखाई जाती है, सुलेख दिया जाता है। ठीक है। कर्म ही पूजा है, तो हर बच्चे को पता होगा, तो इनको क्या करते हैं, वो ऐसे उच्चारण हो सके, बच्चे जान सकें, तो ये भी आंसर इसका सही हो जाएगा। चौथा है, शब्द संपदा बढ़ाते हैं, मतलब शब्दों में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर कविता, गीत या मंत्र हम सिखाते हैं तो ये सही है। लेकिन विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, क्या कविता और गीत या मंत्र से बच्चे व्याकरण सीख जाएंगे, नियम सीख जाएंगे भाषा के? तो ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आंसर, और यही प्रश्न के अकॉर्डिंग सही होगा। 109 है प्रश्न, शिक्षक बच्चों का आकलन करता है या करती है, तो क्या होता है इससे? यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं, यह पता लगाने के लिए आकलन बस जांच कर रही है बच्चों की। तो ये पता लगाने के लिए कि बच्चों की सीखने में कहाँ कमी आ रही है, ये भी पॉजिटिव है। बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए आकलन कर रही है। चौथा है, बच्चों की उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए। तो यहाँ तुलना शब्द आ गया है, हमें बच्चे का किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए कर रही है, तो ये पॉजिटिव है। बी देखते हैं क्या कह रहा है, यह पता लगाने के लिए कि बच्चों की सीखने में कहाँ कमी आ रही है। ठीक है। यहाँ क्या आ गया है, ये कहाँ कमी आ रही है, तो ये भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा सही क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है।
यह ज्ञात करने के लिए कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं। यहाँ शब्द आ गया है श्रेष्ठतम। क्या आ गया? श्रेष्ठतम। तो हमें किसी को भी श्रेष्ठ नहीं दिखाना है, बच्चे में किसी भी एक बच्चे को श्रेष्ठ नहीं दिखाना है कि ये बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छी भाषा का प्रयोग करता है, ये कम करता है। तो आकलन इसके लिए नहीं करना है, हमें इसलिए करना है क्योंकि बच्चों को उनके आगे के अध्ययन के लिए सहायता प्रदान करनी हेतु योजना बनाने के लिए। अगर हम बच्चे की जांच करें कि बच्चा कहाँ गलतियां कर रहा है, बच्चे को कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस बच्चों की सारी क्रियाकलाप देखेंगे, गतिविधियां देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि बच्चा यहाँ कमी कर रहा है। तो उस कमी को जानने के बाद हम उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, आगे हम योजना बना सकते हैं कि इसको कैसे सिखाया जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। 110 है, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्राय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहलाता है। मतलब कोई बच्चा है, वो दो भाषा जानता है लेकिन बात करते समय वो एक ही भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, तो ये सब क्या कहलाता है? संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, दक्षता स्थिर, या फिर बहुभाषिकता। तो देखो यहाँ दक्षता स्थिर आ गया, ये तो है नहीं। संकेत मिश्रित करना, जब वो एक ही भाषा का प्रयोग कर रहा है तो कहाँ से हो गया? बहुभाषिकता कह सकते हैं क्या उसको, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा संकेत बदलना। क्या हो जाएगा? संकेत बदलना। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्राय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्या कहलाता है? संकेत बदलना। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 111 है। बच्चे अपनी लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपनी दीवारों पर इस तरीके की आड़ी तिरछी रेखाएं या फिर इस तरीके की रेखाएं या कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं वो खींचते रहते हैं पेंसिल या पेन से। तो इन रेखाओं को क्या नाम दिया गया है, इनको क्या कहते हैं? तो ऐसी रेखाओं को कहते हैं किर्रम कांटे। क्या कहते हैं? स्क्रिविंग। क्या कहते हैं? स्क्रिम या फिर किर्रम कांटे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 112। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? 1 सेकेंड। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? ऑप्शन क्या है? अलमारी में कपड़ों को फैलाना, तो ये हस्तलेखन में सहायता करेगा। कुछ छलका देना, धागे में मन के पिरोना, या तीलियां उठाना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा धागे में मन के पिरोना। क्या करना? मन के मतलब मोती वगैरह पिरोना धागे में, तो ये क्या करेगा? हस्तलेखन विकसित करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, 113। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। क्या याद किए जाने वाले संदर्भों में सहायता करेंगे? हाँ, तो ये पॉजिटिव है। अगला देखते हैं, चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं। क्या चित्र देखने से उनकी दृश्य साक्षरता ज़्यादा तेज हो जाती है? नहीं, निगाह ज़्यादा तेज हो जाती है, ऐसा नहीं। चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं। जो जितना मतलब बच्चे अगर चित्र को हम बच्चों को चित्र को दिखाएंगे तो क्या जिसने भी वो चित्र बनाया है तो बच्चे उनकी तारीफ करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बच्चे दो ऑप्शन बी देखते हैं, चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। चित्र के द्वारा हम सुनने में ऐसा कुछ भी नहीं मिला सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला देखते हैं, चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। कोई भी चित्र है हम उससे अपरिचित हैं लेकिन उस चित्र को देखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि चित्र क्या हमको दिखाना चाहता है। ठीक है,
तो यहाँ पर पहला पॉजिटिव शब्द तो आपको संदर्भ मिल गया, ठीक है। तो वैसे ही आपको इसे टिक करना था। और फिर ये याद, जैसे कोई भी चीज़ होती है हमें याद करना है, लेकिन हम चित्र को देख लेते हैं तो वो जल्दी से याद हो जाती है। जैसे कि कोई पिक्चर वगैरह है तो हम उसमें मतलब पिक्चर को देखते जाते हैं, चित्र वगैरह आते हैं तो वो हमें पूरी स्टोरी फिल्म की याद हो जाती है। लेकिन जहाँ पर किताब होती है उसमें कोई चित्र नहीं दिया होता, ऐसी लैंग्वेज लिखी होती है, तो वो याद करने में हमें थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन हम जिस दृश्य को देखते हैं उसके साथ साथ हम उसको याद अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जिसे देखते नहीं है ऐसे ही पढ़ के करते हैं तो वो नहीं होता। तो चित्र में क्या करते हैं, अपरिचित चीज़ों से परिचित कराते हैं और याद करने में सहायता देते हैं। अगला प्रश्न है 114। कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। बच्चों को हम कहानियाँ जो सुनाते हैं और तो वो जो सीखने में आनंद लेती हैं तो वो क्या विकसित करती हैं, साहित्य की सराहना बोध, जीवन कौशल, गत्यात्मक कौशल, भाषा के रूपों को। क्या मतलब, कहानियाँ सुनाने से बच्चे में भाषा का विकास होता है, गत्यात्मक कौशल करता है, या फिर कोई गत्यात्मक कौशल करता है, या फिर जीवन कौशल होता है, या फिर साहित्य की सराहना बोध। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा साहित्य की सराहना बोध। क्या होता है, साहित्य की सराहना बोध होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है। बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा है, ये थॉट्स है, ये पूछा है किसने कहा है, स्किनर ने, लेबाइगोत्सी ने, नोम चॉम्स्की ने, जीन पियाजे ने। तो यहाँ क्या पूछा है, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। ये कथन किसने कहा है, तो ये कहा है चॉम्स्की ने, क्योंकि चॉम्स्की ने क्या दिया है कि भाषा जन्मजात होती है। कैसी होती है, जन्मजात होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चॉम्स्की। 116 है, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। वास्तविक संप्रेषण के यहाँ नेगेटिव पूछा है, सही नहीं है, हमें सही नहीं बताना, जो गलत है उसे बताना है। वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, मतलब भाषा क्या पूछा, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में, ठीक है। तो व्याकरण क्या है, वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना। तीसरा है, देखो यहाँ पर मिल गया है संदर्भ और यहाँ प्रासंगिक, ये दोनों शब्द पॉजिटिव है, लेकिन लास्ट में क्या मिला है, नियम बताना। हमें बच्चों को किसी भी तरीके के नियम नहीं बताने, क्योंकि वही बच्चा किस क्लास में है, 1 to 5 तक। तो ये गलत हो जाएगा। वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना, वास्तविक जीवन में संप्रेषण भाषा का आदान प्रदान करने के समान अभ्यास करने के अवसर देना, नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके, फिर रटना आ गया तो ऐसे ये गलत हो जाएगा। वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, तो यहाँ क्या पूछा है, नेगेटिव उसने पूछा है, तो इसमें वैसे ये भी गलत है, लेकिन यहाँ संदर्भ और क्या क्या प्रासंगिक नियम बताना, इससे भी ज़्यादा जो बेकार है वो है ऑप्शन चौथा, नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। तो ये वाला गलत है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए, ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता, दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ, शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। तो क्या पूछा था इसने, किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए बच्चे को, तो ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थांकन। अगर बच्चा कोई भी चीज़ पढ़ रहा है तो उसका अर्थ समझे तब तो सही है, अर्थ नहीं समझे तो ऐसे ही पढ़ने से क्या अर्थ निकल रहा है, शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान, तो ये तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान, क्या देखने से ध्वनि विज्ञान नहीं। अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ हमें आना चाहिए, तो अर्थांकन करना एवं भाषा की उसे क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 118।
शिक्षा में भाषा अधिगम, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना कहलाता है, क्या कहलाता है? आईटीसी, संप्रेषण प्रौद्योगिकी, सूचनात्मक प्रौद्योगिकी। प्रश्न क्या पूछ रहा था? शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आईटीसी। क्या कहलाएगा? आईटीसी। याद कर लें इसको, तो ये कहलाएगा आईटीसी। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को करते हैं, क्या करते हैं? ऑप्शन है रूब्रिक्स, जांच सूची, अनुसूची या विस्तृत सूची, या फिर क्रम निर्धारण मापनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूब्रिक्स। क्या हो जाएगा? रूब्रिक्स। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए जो उपयोग की जाती है स्कोरिंग मार्गदर्शिका, उसको कहते हैं रूब्रिक्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है। व्याकरण किस पे बल देती है? प्रवाह पर, उच्चारण पर, उपयुक्तता पर, या फिर शुद्धता पर? तो हम जब व्याकरण अनुवाद करते हैं तो वहाँ क्या होता है? शुद्धता पर। किस पे बल देती है? तो व्याकरण अनुवाद जो विधि होती है वो शुद्धता पर बल देती है। किस पे देती है? शुद्धता पर। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।